दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राग मौर्य यानी कि मौर्यों के पहले भारत की स्थिति क्या थी। पिछली वीडियो में हमने देखा कि चर्चा की इस विषय की कि नंद वंश का धीरे-धीरे पतन हुआ और पतन के बहुत सारे कारण रहे। हालाँकि एक ही कारण का ज़िक्र किया जाता है कि धननंद ने, महापद्म के उत्तराधिकारी धननंद ने कौटिल्य चाणक्य का सुझाव नहीं माना और विदेशी आक्रमणकारियों का जो खतरा था उससे आहत होकर वो वहाँ से चला आता है उनके दरबार से और नंद वंश के जो राजा धननंद थे उसको अपमानित करते हैं। ये ऐसा इसमें बताया जाता है, लेकिन मात्र केवल यही कारण नहीं होगा, बहुत से और कारण रहे होंगे क्योंकि इस केवल एक कारण की वजह से नंद वंश का साम्राज्य समाप्त नहीं हुआ होगा। तो जैसे कि केवल नंद वंश के शासक की बात होती है, उन्होंने तक्षशिला के राजा आम्भी को समझाने की कोई कोशिश नहीं की, जैसा कि उनको करना चाहिए। उसने आत्मसमर्पण किया और सिकंदर के समक्ष और उसकी हेल्प की और सिकंदर को आत्मसमर्पण करने के लिए पोरस को भी इनवाइट किया, लेकिन पोरस को बहुत गुस्सा आया और वो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गया। खैर ये बात खत्म होती है नंदवंश के साथ। अब हम आगे बात करते हैं कि क्या स्थिति थी जब मौर्यों का उदय हो रहा था, तो भारत की क्या स्थिति थी। गंगा घाटी के आसपास का जो क्षेत्र था समृद्धशाली हो गया था। दूसरा नगरीकरण हो रहा था इस समय। पहला नगरीकरण जो भारत का था वो हड़प्पा सभ्यता में हुआ था, दूसरा नगरीकरण हो रहा था। एक तरफ बुद्ध और महावीर स्वामी की शिक्षाओं का प्रभाव समाज पर पड़ रहा था, जिसमें लोग ये समझ रहे थे कि जन्म से बल्कि कर्म से लोग अच्छे होते हैं। और दूसरी तरफ एक व्यवस्था वो चल रही थी, वैदिक कालीन जो ग्रामीण कल्चर था वो भी यज्ञ और विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों के माध्यम से एक समुदाय को प्रभावित किए हुए थे और उसमें समाज 4 वर्णों में विभाजित कर रखा था उन्होंने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस प्रकार 2 प्रकार की सामाजिक संरचना इसमें चलती है। 2 प्रकार की इस हिसाब से कि एक तरफ साहित्य की रचना होती है या साहित्य लेखन होता है, उसमें समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया जाता है और विभिन्न प्रकार के साहित्य लिखे जाते हैं, जिसमें केवल और मात्र केवल ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, उसके बाद क्षत्रिय और फिर वैश्य और सबसे निकृष्ट शूद्र को बताया जाता है, उसको निम्न वर्ण में रखा जाता है। ये व्यवस्थाएं इतनी रूढ़िगत और इतनी जटिल हो जाती हैं कि पहले बताते हैं कि कर्म के आधार पर ये वर्ग बनाए गए थे या बने थे या अस्तित्व में आए थे, लेकिन बाद में परिवर्तित समय में ये स्थिति आ गई थी कि जन्म से ही सारी चीजें डिसाइड हो जाती थी, होने लगी थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे ब्राह्मण साहित्य, जितना भी ब्राह्मण साहित्य लिखा गया है, हम ब्राह्मण या तथा ब्राह्मणेतर साहित्य के अतिरिक्त विभिन्न स्थानों में खुदाई में प्राप्त किए गए पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भी कहते हैं कि इस काल के भारतीय जीवन में नगरीय तत्व प्रधान होते हुए दिखाई देते हैं। वैदिक कालीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्थान अब नगरीय व्यवस्था ने ग्रहण कर लिया था। इसी कारण यह काल गंगा घाटी में नगरीय क्रांति यानी अर्बन रिवॉल्यूशन का काल कहा गया है। सामाजिक दशा क्या थी। ब्राह्मण साहित्य से पता चलता है कि समय के समाज में परंपरागत 4 वर्णों में कठोरता आ गई थी। ये एकदम जटिल हो गए थे और जन्म से ही डिसाइड हो जाता था कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन शूद्र है, कौन वैश्य है। इस तरह सूत्र साहित्य में प्रथम बार हमें द्विजाति एक जाति का उल्लेख मिलता है
सूत्र साहित्य ये ब्राह्मण साहित्य है, और ब्राह्मण साहित्य जितने भी मिलेंगे उसमें वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहित किया गया है और जाति व्यवस्था को वैध ठहराया गया है और ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया गया है। ऐसे सारे इनके ग्रंथ रचे हुए हैं, लिखे गए हैं। अब ये किसी ईश्वर ने रचना नहीं की है, ये तो एक साजिशन लिखा गया है। दूसरा, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य की गणना द्विजाति में की गई, जो उपनयन तथा अध्ययन के अधिकारी थे। अब मौर्य समय में एक्चुअली उस समय अगर भाषा का प्रचलन हुआ भी है तो एक तो पाली भाषा होती थी, प्राकृत भाषा होती थी, जो यहाँ के जनमानस की भाषा होती थी। लेखन विधि का भी इस समय प्रचलन हो चला था, लिखित साक्ष्य वगैरह मिलने लगते हैं। दूसरी तरफ जो वेदों की बात करते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों की बात करते हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। ब्राह्मण अपनी भाषा संस्कृत का प्रयोग करते थे और संस्कृत भाषा सीमित लोगों के दायरे में होती थी। संस्कृत का केवल अध्ययन ब्राह्मण ही करते थे, अन्य लोगों का कोई वो अधिकार नहीं देते हैं पढ़ने का या संस्कृत ज्ञान का। तो जाहिर सी बात है कि उस समय केवल संस्कृत ही नहीं प्रचलित थी, पाली और प्राकृत भी प्रचलित थी और पाली और प्राकृत जन सामान्य की भाषा हुआ करती थी। संस्कृत भाषा उसका दायरा सीमित था, उसका दायरा केवल ब्राह्मणों तक था और इसीलिए उनके जो ग्रंथ थे, ब्राह्मण जो साहित्य बताते हैं, वो केवल एक ही व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और ये सारी चीजों का वो जिक्र करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि समाज में छुआछूत की जो भावना है, एक मानसिक बीमारी चल पड़ी थी उसी दौर में, बहुत तेज हो गई थी। शूद्र जाति के स्पर्श मात्र से ब्राह्मण तथा अन्य वर्ण के लोग अपवित्र हो जाते थे। मतलब एक खास वर्ग को उन्होंने एक ऐसा बना रखा था कि अगर वो स्पर्श कर ले तो अन्य वर्ग, सभी वर्ग, किसी को भी, ब्राह्मण को या क्षत्रिय को, वैश्य को स्पर्श कर ले तो अपवित्र हो जाते थे। इन्फेक्शन हो जाता था पता नहीं किस प्रकार का उनके अंदर। वर्ण का आधार कर्म के स्थान पर जन्म को माना गया तथा वर्ण जन्मना श्रेष्ठता का दावा करने लगे। विष्णु धर्म सूत्र में एक स्थान पर कहा गया है, देखिए विष्णु धर्म सूत्र, ये भी संस्कृत में लिखा गया होगा, ब्राह्मण साहित्य है और इसमें कहा क्या गया है, कहा गया कि 10 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय की अपेक्षा श्रेष्ठ है। यानी कि एक तरफ 10 साल का ब्राह्मण बालक और दूसरी तरफ 100 साल का क्षत्रिय बुजुर्ग, इनमें तुलना की गई है कि 10 साल का वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है उस 100 साल के क्षत्रिय से। तो ये जो तुलनात्मक अध्ययन और ये जो चीज बताती है, इससे ये पता चलता है कि ब्राह्मण वर्ग ने या ब्राह्मण बुद्धिजीवियों ने अपने जातीय, अपने वर्गीय श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए ऐसे ऐसे कपोल कल्पित ग्रंथों की रचना की और उसमें ऐसा लिखा। ये कैसे हो सकता है कि एक इतना अनुभवशील, जितने 100 साल के जीवन का अनुभव अर्जित किया हो, 100 साल तक जीवन जीने का अनुभव लिया हो, अच्छाई बुराई देखी हो, उतार चढ़ाव देखे हों, और वो 10 साल के बालक से श्रेष्ठ नहीं होके बल्कि वो उससे कम श्रेष्ठ होगा या एकदम पुत्र समान हो जाएगा उसका। कहा गया है कि अब श्रेष्ठ तथा उसे क्षत्रिय का पिता मानना चाहिए। ये उस ब्राह्मण को, 10 साल का जो बालक है, उसे क्षत्रिय का पिता मानना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है। साक्ष्य भी दे रहे हैं इतिहासकार कि मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा मत नहीं है, ये तो संस्कृत साहित्य में जो ब्राह्मण साहित्य लिखे गए उसमें कहा गया है। ब्राह्मण अन्य वर्णों का पिता होने के कारण, अब देखिए इसमें यह भी कहा गया कि अन्य सभी वर्णों का वो पिता है, इसी धर्म सूत्र में कहा गया है। दंडों से, और वो चूंकि सभी वर्णों का पिता है तो वो हर प्रकार के दंड से मुक्त है। गौतम धर्म सूत्र में क्या कहा गया है, गौतम धर्म सूत्र में कहा गया है कि राजा को चाहिए कि वह पुरोहित को
यानी पुरोहित या ब्राह्मण को 6 दंडों से मुक्त रखे। वो 6 दंड हैं क्या? नंबर 1, शारीरिक यातना। राजा कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ब्राह्मण को शारीरिक यातना ना दे, ऐसा गौतम धर्मसूत्र में कहा गया है। कारावास, भाई शारीरिक यातना कारावास तो तब दिया जाएगा जब वो कोई गलती करेगा, अपराध करेगा, क्राइम करेगा, तभी तो होगा ना। लेकिन ना, वो कर रहा है, करने दो, उसको कारावास नहीं होगा, उसको शारीरिक यातना नहीं होगी, अर्थदंड तथा जुर्माना नहीं होगा। ये कौन कह रहा है? गौतम धर्मसूत्र कह रहा है, ब्राह्मण साहित्य। देश निष्कासन नहीं होगा, अपमानित किया जाना ये नहीं होगा, और मृत्यु दंड। तो बचा क्या? वो कुछ भी कर सकता है। यही एक वर्णगत श्रेष्ठता है, और यही जो है हिंदू धर्म की असलियत है, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण श्रेणीकरण हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो ब्राह्मण साहित्य है वो कह रहे हैं, मैं केवल बता रहा हूं। मेरा इसमें कोई अपना मत नहीं है, मेरा अपना मत है भी तो मैं उसको व्यक्त नहीं कर रहा हूं। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में अब इसके विपरीत क्या होता है? क्योंकि ये तो ब्राह्मण साहित्य में चल रहा था, और ब्राह्मण वर्गों में इन्होंने इस तरह समाज को देखने का एक नजरिया बना रखा था, और अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए समाज को इस तरह बांट रखा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी के उस समय के जो बुद्धिजीवी थे, ब्राह्मणेतर लोग थे, यानी ब्राह्मण के अलावा जो लोग थे, ऐसा नहीं कि वो सोच समझ नहीं रहे थे, वो विचार नहीं कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो उस समय के जो विचारक हुए, जैन और बौद्ध, इन्होंने जन्मजात सामाजिक श्रेष्ठता के विचार का खंडन किया। एकदम सिरे से खारिज कर दिया कि जन्म से कोई श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा किया जैनियों ने भी खारिज किया, और बुद्धिज्म यानी बुद्धों ने भी, और बुद्ध के अनुयायियों ने भी, बुद्ध ने भी स्वयं ये खारिज किया। लेकिन सबसे ज्यादा प्रबल विरोध तथागत बुद्ध ने और बुद्धिस्ट लोगों ने किया। ये ग्रंथ कर्म के आधार पर ही मनुष्य में विभेद स्थापित करते हैं। सीधे बुद्धिज्म या बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने या गौतम बुद्ध ने या उन्होंने पूरे ब्राह्मण साहित्य को खारिज कर दिया कि अरे ये तो सामाजिक भेदभाव स्थापित करते हैं, और ऐसे ग्रंथ झूठे हैं। स्वयं महात्मा बुद्ध ने कई बार इस बात पर बल देकर कहा कि मनुष्य अपने गुण तथा कर्म के आधार पर ही श्रेष्ठ तथा निम्न होता है। कर्म के आधार पर श्रेष्ठ और निम्न होता है, जन्म के आधार पर बिल्कुल नहीं। बुद्ध मानव जाति की समानता के पोषक थे। मानव जाति में कोई भिन्नता नहीं है, वो समान है, ऐसा बुद्ध के विचार थे। ये कहते थे कि शील तथा प्रज्ञा युक्त मनुष्य ही ब्राह्मण है। अब उन्होंने जो उस समय प्रचलित जन्मजात ब्राह्मण की व्यवस्था थी, तो अगर हम ब्राह्मण का मतलब ज्ञानी भी मान ले, तो बुद्ध कहते हैं कि जिसमें शील हो, शील का मतलब वो सहनशीलता हो, और प्रज्ञा हो, जिसमें ज्ञान हो, बुद्धि हो, विवेक हो, प्रज्ञा हो, इन चीजों से युक्त व्यक्ति ब्राह्मण है, ना कि वो किसी जन्म से, जैसा कि धर्म सूत्र में कहा गया है कि 10 साल का बालक 100 साल के क्षत्रिय का पिता हो सकता है। तो ऐसा बुद्ध नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि जो प्रज्ञा युक्त है, शील युक्त है, वही वास्तव में ब्राह्मण है। इसी आधार पर वे अपने को ब्राह्मण भी कहते हैं। फिर भी जातक ग्रंथों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि इस समय के समाज में अस्पृश्यता की भावना ने जड़ जमा लिया था। जातक कथाएं, जिसमें तथागत बुद्ध से संबंधित जन्म के पहले, जन्म के समय और जन्म के बाद की भी घटनाएं मिलती हैं, तो उनमें बताया गया है कि इस समय सामाजिक जो व्यवस्था थी वो जातिगत रूढ़ियों में बहुत कठोरता से जकड़ गया था। अस्पृश्यता के लिए चांडाल, निषाद, हीन जाति, हीन सिपिन आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। ये ऐसे शब्द हैं, जो ऐसे कटु शब्द हैं, जिनको जो शूद्रों के रूप में, संज्ञा के रूप में प्रयोग किए जाते थे। श्वेत केतु एक जातक कथा है जिसका नाम है श्वेत केतु।
ये इस जातक कथा में एक ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है। एक ब्राह्मण को चंडाल के डर से भागते हुए पाते हैं। इसमें एक बताया गया है, कहानी बताई गई कि एक ब्राह्मण जो था वो चंडाल को देखकर उसके डर से भाग रहा था ताकि उसके शरीर वायु के स्पर्श से वह अपवित्र न हो जाए। ऐसा जातक कथा में उल्लेख मिलता है। तो इससे ये पता चलता है कि क्या मानसिकता थी उस समय की। मातंग जातक में एक मातंग जातक है। एक चांडाल का निवास स्थान नदी के किनारे से इस कारण से हटा दिया गया। वो चांडाल मातंग जातक में कहा गया कि एक चांडाल भाई वो नदी के किनारे रहता था, तो वो दतून करता था और नदी में फेंक देता होगा। तो वो जाके स्नान करने वाले किसी ब्राह्मण के बालों में या जहां भी हो फंस गई, और जो भी पता चला कि अरे ये तो उसको वहां से, उस चांडाल को वहां से भगा दिया गया। चित्त संभूत जातक में, अब देखिए एक जातक है, ग्रंथ है चित्त संभूत। चित्त संभूत जातक में हम एक बुद्धि क्रुद्ध भीड़ को दो चांडाल भाइयों को इस कारण पीटते हुए पाते हैं। हाँ, एक चित्त संभूत जातक है। उसमें एक कहानी है या एक घटना का विवरण मिलता है कि एक क्रोधित भीड़ जो होती है वो दो चांडाल जो भाई होते हैं उनको बहुत बेरहमी से पीटती है और घसीटते हुए ले जाती है। उनके मार्ग में पड़ जाने के कारण ये, क्योंकि कुलीन वर्ग या ब्राह्मण वर्ग जा रहे होंगे, उनकी महिलाएं मंदिर जा रही होंगी, तो उनको रास्ते में देखा और तो उनको पीटा। इसी ग्रंथ में यानी कि चित्त संभूत जातक ग्रंथ में एक स्थान पर कहा गया कि चंडाल को देखने के बाद एक सौदागर की कन्या ने अपने घर जाकर सुगंधित जल से अपने नेत्र धोती है, यानी उसके नेत्र पवित्र हो जाते हैं, तो सुगंधित जल से नेत्र धोती है। इसी प्रकार के अनेक उदाहरण जातक ग्रंथों में मिलते हैं जो तत्कालीन समाज के रीति रिवाजों, जाति पात से ग्रस्त होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। किंतु ये ग्रंथ सदा इस प्रथा की आलोचना करते हुए ब्राह्मणों की सामाजिक श्रेष्ठता के दावे को चुनौती देते हैं। ये जो ब्राह्मणेतर साहित्य है वो लगातार इनको उस समय से चैलेंज करता आ रहा है। जो आज की जो वर्तमान की स्थिति है, आज भी वही स्थिति बनी हुई है। उसका स्वरूप बदल गया है, उसका चीजें काफी कुछ बदल गई हैं, लेकिन जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं उस रूप में दिखाई पड़ती हैं। तो इसकी जड़ें जो है बहुत गहरी हैं। आज की जो भारत की जो सामाजिक विभिन्नता की जो जड़ें हैं बहुत गहरी हैं, और ऐसा नहीं है कि इनको लोगों ने उखाड़ फेंकने का काम नहीं किया है। समय समय पर प्राचीन काल से ही इसको उखाड़ फेंकने का लोगों ने काम किया है। ब्राह्मणों के समान क्षत्रियों को भी अपनी रक्त शुद्धि पर गर्व था। ऐसा कहा जाता है कि ये श्रेणी क्रम है। ब्राह्मण अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानता है, फिर नीचे क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय नीचे के दोनों वर्णों से अपने आप को श्रेष्ठ मानता है और ब्राह्मण से निम्न माना गया। फिर इसके बाद वैश्य है, वैश्य वो नीचे वाले से श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार श्रेणी क्रम में वो अपने अपने सीढ़ियों में बने रहने का कठोरता से पालन करते हैं। तो चूंकि इस काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं थी, राज्यों की शक्ति बढ़ रही थी, मगध में साम्राज्य का उदय हो रहा था, क्षत्रिय की प्रभुता बढ़ गई थी, गंगा घाटी में नगरीय क्रांति के कारण व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय प्रगति हुई, उसके फलस्वरूप वैश्य वर्ग समाज का सबसे संपन्न वर्ग बन गया था। जो व्यापारिक वर्ग था वो काफी संपन्न हो गया था और उसकी आर्थिक स्थिति काफी हो गई थी। जब आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो गई थी, तो जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है तो राजनीतिक स्थिति भी अच्छी होने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। तो राजनीतिक शक्ति तथा संपत्ति दोनों ही से ब्राह्मण वंचित हो गए। ये देखिए इस समय था जो मौर्य युग का प्रारंभ होता है और नंद वंश का अंत होता है। तो नंद वंश में भी हमने देखा कि जो धननंद था वो बहुत ही समृद्धशाली, और जिसको ब्राह्मण साहित्य में शूद्र बताया गया है, तथा कथित शूद्र कह सकते हैं। आपकी राजा है
तो शूद्र कैसे होगा, लेकिन जो ब्राह्मण साहित्य में शूद्र बताया गया है उसको, तो वो राजा होता है। और इससे सामाजिक विभिन्नता का या सामाजिक जो परिवर्तन था उस समय देखने को मिलता है। और ब्राह्मण जो वर्ग था इस समय कमजोर पड़ रहा था, क्योंकि याज्ञिक कर्मकांड हो नहीं रहे थे, याज्ञिक कर्मकांडों का लगातार विरोध हो रहा था, बुद्ध की शिक्षाएं फैल रही थी। तो इससे क्या होता कि आर्थिक रूप से वंचित हो रहे थे, सामाजिक रूप से भी कहीं कहीं वंचना का शिकार होना पड़ रहा था। और चूंकि इनका जो साहित्य भी होगा या था तो इन तक ही सीमित था, किसी को पढ़ने देते नहीं थे, तो ये सारी विषमताएं थी। बौद्ध साहित्य में स्त्रियों की दशा जो चित्रण मिलता है उसे स्पष्ट है कि वैदिक काल की अपेक्षा उनकी दशा खराब हो गई थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि जो वैदिक कालीन स्थितियां थी, अब वो बौद्ध साहित्य की वजह से खराब नहीं हुई थी, वैदिक कालीन जो कल्चर थे उनकी वजह से आर्थिक जो स्त्रियों की स्थिति थी वो बुद्ध साहित्य में खराब बताई गई है। उनके सामाजिक तथा शैक्षणिक अधिकारों में कमी आ गई थी। चुल्लवग जातक से पता चलता है, चुल्लवग एक जातक है, उससे पता चलता है कि महात्मा बुद्ध स्त्रियों के संघ में प्रवेश के विरोधी थे। तथागत बुद्ध को ये आभास था कि स्त्री संरचना और स्त्री को समाज की और पुरुष संरचना के, तो उन्होंने ये प्रथम बार उन्होंने अपना पोषण करने वाली प्रजापति गौतमी को संघ में लेने का स्पष्टता इनकार कर दिया था। पहले प्रजापति गौतमी जो भिक्षुणी संघ में शामिल होना चाहती थी या प्रवज्जा लेना चाहती थी, लेकिन तथागत बुद्ध ने इनकार कर दिया था। वो दूरदर्शी थे, दृष्टा थे और आगे की स्थितियों को समझ पा रहे थे, तो उन्होंने सीधे मना कर दिया था। किंतु जब राजा शुद्धोधन यानी उनके पिता शुद्धोधन की मृत्यु हो गई, तब गौतमी कपिलवस्तु से चलकर वैशाली में बुद्ध के पास पहुंची। जब उनके पिताजी का देहांत हो गया बुद्ध के, तब वो कपिलवस्तु से वैशाली पहुंची और बड़ा ही उन्होंने अनुनय विनय किया। इस बार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने उसकी ओर से आग्रह किया और ऐसे ही नहीं मान गए। बुद्ध को आनंद ने मनाने की कोशिश की और कहा, तब जाके वो माने और उसके बाद ही बुद्ध ने उसे संघ में प्रवेश कर प्रवज्जा ग्रहण कराई, अनुमति दी और आनंद ने दीक्षा दी। परंतु इसके साथ ही उन्होंने स्त्रियों के आचरण संबंधी अत्यंत कठोर नियम बनाए। उन्हें पता था कि स्थितियां बदलेंगी और वैदिक कल्चर या वैदिक संस्कृति में जो उन्होंने विषमताएं या विभिन्नताएं या दोष देखे होंगे, तो उससे उन्होंने कुछ समझा होगा और उन्होंने स्त्री जो भिक्षुणियां थी उनके लिए कठोर नियम बनाए। इन नियमों के अनुसार भिक्षुणी को सदा भिक्षु की अपेक्षाहीन माना गया, भले ही वह कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। अब देखिए, हीन माना गया कि उच्च माना गया ये अलग बात है, लेकिन उनको जो है उनके लिए स्थितियां कुछ अलग रहीं, वैसी स्थितियां नहीं रहीं जैसा भी पुरुषों के लिए थी। बुद्ध नारियों से सदा सशंकित थे तथा एक बार उन्होंने शिष्य आनंद से कहा था कि जहां नारियां घर छोड़कर संघ में प्रवेश करने लगती हैं वहां धर्म स्थायी नहीं रह पाता। देखिए, यहाँ बात बुद्ध और स्त्री की जब हो रही है तो ऐसा नहीं है कि बुद्ध सशंकित रहते थे। बुद्ध के विचार जो थे वो स्त्री और पुरुष के लिए बराबर थे, लेकिन जहां तक बात स्त्रियों की सुरक्षा की हिसाब से था तो उनके मत भिन्न हो सकते हैं, इसलिए उनको ज्यादा घर में रहने की या अन्य उसमें खुले तौर से या एकदम भाग लेने की बात को अस्वीकार करते होंगे। किंतु बुद्ध की संख्या के बावजूद कुछ भिक्षुणियों ने तत्कालीन समाज में अत्यंत आदरपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था और बना लिया था। जैसा कि वैदिक कल्चर के वैदिक संस्कृति के जो उत्तरार्ध में होता है बहुत ही खराब स्थिति हो जाती है महिलाओं की। कम से कम बुद्ध कालीन समय में या मौर्य समय में इतनी स्थिति खराब नहीं थी। कुछ विदुषी भिक्षुणियों ने अत्यंत सुंदर कविताओं की संरचना किया था, जिनका संकलन थेरी गाथा नामक ग्रंथ में किया गया है। अब देखिए, इसमें एक बात कहेगी कि वैश्याओं का भी समाज में महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन ये बात सार्वजनिक रूप से सही नहीं कही जा सकती है,
खास लोगों के विषय में सही कही जा सकती है। जैसे आज भी कुछ चीजें होती हैं जो एक आध उस समूह से निकल के आता है तो सबको मान लिया जाता है। तो आम्रपाली जो इसमें कहा गया, जैसे कि वैशाली की वैश्या आम्रपाली के विवरण से पता चलता है बुद्ध स्वयं उसे अपने मत में दीक्षित किया तथा उसने भिक्षु संघ के लिए अपनी आम्र वाटिका दान कर दिया। ये आम्रपाली एक बहुत बड़ी कहानी है। तो कैसे उसने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली और कैसे बुद्ध से उसका मिलाप हुआ और कैसे उसने जो है आम्र वाटिका अपनी दान की, और क्या है ये बहुत बड़ी कहानी है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। आते हैं बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि सगोत्र विवाह समाज में होते थे। उस समय की सामाजिक स्थिति ये थी कि सजातीय विवाह होते थे। सगोत्र विवाह मतलब सजातीय विवाह। शाक्य अपने ही कुल में अपनी कन्याओं के विवाह करते थे। महावीर की पुत्री का विवाह भी उनकी बहन के पुत्र जामाल के साथ संपन्न हुआ था। महावीर की पुत्री का विवाह भी उनकी बहन के पुत्र जामाल के साथ संपन्न हुआ था। समाज में प्रणय विवाहों तथा अंतर्वर्ण विवाहों के भी उल्लेख मिलते हैं। होते थे लेकिन बहुत ही कम, संख्या इनकी कम रही होगी। उदयन तथा वासवदत्ता का विवाह प्रणय विवाह का उदाहरण है। उदयन और वासवदत्ता। कौशल के राजा प्रसेनजीत ने एक माली की कन्या से विवाह किया था। बौद्ध साहित्य से पता चलता है, बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि राजा तथा कुलीन वर्ग के लोग बहुविवाह करते थे। ये तो पहले से तो राजा लोग बहुविवाह करते थे। महावग्ग जातक में कहा गया है कि मगध नरेश बिंबिसार की 500 रानियां थी। महावग्ग जातक कथा है। महावग्ग जातक में कहा गया है कि महाराज बिंबिसार के 500 रानियां थी। समाज में सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता है। देखिए इस समय तक अभी सती प्रथा का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। एक यूनानी लेखक ने बताया है कि केवल पंजाब की कठ जाति में, जो पंजाब में कठ जाति पाई जाती थी, तो वहां पर इस प्रथा के प्रचलित होने के उल्लेख मिलते हैं। पर्दा प्रथा का प्रचलन समाज के कुलीन वर्ग में ही दिखाई देता है। यानी कि पर्दा प्रथा उस समय का जो कुलीन वर्ग, संपन्न वर्ग, या एक तरह से कह सकते हैं कि जो सामाजिक रूप से श्रेष्ठ समझता था अपने आप को, आर्थिक रूप से श्रेष्ठ समझता था, तो वो पर्दा प्रथा का पोषक था, पर्दा करके चलते थे। बाकी आम पब्लिक के लिए कोई पर्दा प्रथा का व्यवस्था नहीं थी। तो इस तरह हमने देखा कि उस समय की सामाजिक स्थिति ऐसी थी। और आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्थिक दशा क्या थी। ये हड़प्पा सभ्यता के बाद दूसरा नगरीकरण हो रहा है। वैदिक कालीन जो कल्चर थी, वैदिक संस्कृति जो भी रही थी, वो एकदम ग्रामीण सभ्यता थी। और ऐसा पता चलता है कि ये जो नगरीकरण दोबारा होता है फिर से, ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पश्चात या के दौरान होता है और आगे बढ़कर ये मौर्य वंश में तब्दील होता है। और मौर्य वंश के बाद बहुत ही आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलने लगते हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण मिलने लगते हैं और इतिहास जानने के लिए अच्छे खासे स्रोत उपलब्ध हो जाते हैं। तो साथियों आज की वीडियो में यहीं तक रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आर्थिक दशा और द्वितीय नगरीकरण के बारे में, जो मौर्य वंश के प्रारंभ होने से और मजबूत होती है। द्वितीय नगरीकरण का जो विकास होता है वो बहुत ही प्रभावपूर्ण होता है और ऐसा प्रभावपूर्ण होता है कि बुद्ध की जो शिक्षाओं का प्रचलन होता है, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, ये विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है। यहाँ पर 10-10 हजार विद्यार्थी आवासीय रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। यूरोप के लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, चाइना से लोग आते हैं। तो एक बहुत बड़ा जो विश्व गुरु की कल्पना की जाती है या विश्व गुरु की जो बात आज यथार्थ में की जाती है, तो वो बुद्ध का कालीन समय था, जो स्वर्ण युग था कह सकते हैं, या भारत सोने की चिड़िया था, या ज्ञान की प्रतिमूर्ति था, या विश्व गुरु था। तो ये वही समय है और इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिलते हैं और विदेशी यात्रियों के विवरण भी मिलते हैं।
भारत का इतिहास तो वास्तव में उसी समय लिखा गया जब विदेशों में ये चीज़ें छपने लगी और अंग्रेज यहाँ पर आए, उन्होंने शासन किया और शासन करने के दौरान ही उन्होंने ये सारी चीज़ें खोजी और खोजने के बाद उन्होंने जब विदेशों में पत्र-पत्रिकाओं में, पेपर में छपने लगे, तब यहाँ मालूम हुआ कि अरे! ये तो अपने देश की बात है, ये अपने देश की घटना है या अपने देश में ऐसी चीज़ें मिली हैं, ये चीज़ें तो वहाँ से जाके इतिहास की संरचना होती है। इसके पहले सारा कुछ वैदिक कर्मकांड और परंपरा के आधार पर चल पड़ा था और बुद्ध और बुद्ध की जो शिक्षाएँ थी, वो कहीं न कहीं विलुप्त हो गई थी। तो मध्यकाल में इसीलिए अंधकार युग आ जाता है और उस अंधकार युग को जागृति युग या जागृत आंदोलन से पूरा करने की कोशिश करते हैं और उस समय के महान जो कवि होते हैं या सूफी संत होते हैं, तो कोशिश करते हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए, वास्तविक ज्ञान से परिपूर्ण करने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।